नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हमारे सामने श्रोतों का एक कह सकते हैं एक दिलचस्प ढेर है। हाँ। भारत की शिक्षा नीतियां हैं, आयोगों की रिपोर्टें हैं, बजट बनाने के अलग-अलग तरीके हैं और पाठ्यक्रम के दर्शन पर भी कुछ दस्तावेज हैं। हाँ। सोचिए हम मतलब 60s के दशक के कुठारी कमीशन से लेकर 2000 के दशक के ज्ञान आयोग और एनसीएफ तक का सफर तय करेंगे आज। बिल्कुल। और ये सारे स्रोत हमें दिखाते हैं कि भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली को कैसे विकसित करने की कोशिश की है, क्या चुनौतियां रही हैं और समय के साथ सोच कैसे बदली है। सही। ये सिर्फ पुराने दस्तावेज नहीं है, मतलब ये आज भी हमारी शिक्षा की दिशा और जो बहसें होती है ना उनको समझने की एक तरह से कुंजी है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मिशन यही है कि इन थोड़े जटिल दस्तावेजों से सबसे जरूरी और सोचने लायक बातें निकालें। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे आर्थिक विचारों से जो शिक्षा की योजना बनाते समय अक्सर सामने आते हैं। अच्छा। दो शब्द हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी CBA और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस CE। सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं, है ना? हाँ, लगते तो हैं। तो इनमें क्या फर्क है और शिक्षा के लिए कौन सा ज्यादा मायने रखता है? देखिए, ये दिखने में समान लगते हैं पर इनका जो फोकस है ना वो अलग है। CBA यानी लागत लाभ विश्लेषण, वो पूरी तरह से पैसे के हिसाब से सोचता है। कितना रुपया लगाया और बदले में कितना आर्थिक फायदा हुआ, वो भी रुपए में ही। अच्छा। ये ज्यादातर बिजनेस या समझ लीजिए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, जहां मतलब मुनाफा ही मुख्य लक्ष्य है। हाँ, जहाँ सीधा सीधा प्रॉफिट देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं CA यानी लागत प्रभावशीलता विश्लेषण, वो पैसों से परे देखता है। ओके। ये पूछता है भाई लगाई गई लागत से कितना असर या प्रभाव पड़ा। अच्छा, असर। हाँ, असर। जैसे किसी शैक्षिक कार्यक्रम पर खर्च करने से बच्चों के सीखने के स्तर में कितना सुधार हुआ। इसे हम प्राकृतिक इकाइयों में मापते हैं, जैसे सीखने के स्तर में बढ़ोतरी, या मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बचाए गए जीवन के साल। अच्छा। तो शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए ये ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि सामाजिक सुधार लाना है। समझ गए। तो मतलब शिक्षा जैसे क्षेत्र में जहाँ आप सीधे सीधे मुनाफा नहीं देख रहे हैं, वहाँ CEA ज्यादा काम का है, ये देखने के लिए कि हमारे खर्च का कुछ असर हो भी रहा है या नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब बात करते हैं बजट की। ये शब्द तो हम सब जानते हैं, मतलब घर चलाने से लेकर देश चलाने तक। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये आया कहाँ से है और इसे बनाने के तरीके क्या-क्या हैं? क्योंकि स्रोतों में कई तरीके बताए गए हैं। हाँ, ये दिलचस्प बात है। बजट शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द बोगेट। बोगेट? हाँ, बोगेट, जिसका मतलब होता है छोटा चमड़े का थैला। अरे वाह। पुराने जमाने में वित्त मंत्री इसी तरह के थैले में अपने वित्तीय प्रस्ताव संसद में लाते थे। अच्छा। तो वहां से ये शब्द आया। और तकनीकी तौर पे देखें तो बजट भविष्य के लिए आय और व्यय का एक अनुमानित प्लान है, जो आमतौर पर 1 साल के लिए बनाया जाता है। और इसे बनाने के कई तरीके हैं। स्रोत तो मुझे लगता है 6 अलग-अलग तरीकों का जिक्र करते हैं। हाँ, 6 हैं। क्या आप इन्हें थोड़ा सरल करके समझा सकते हैं, मतलब इनके पीछे की मुख्य सोच क्या है? हाँ, बिल्कुल। इन्हें हम कुछ कह सकते हैं श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है परंपरागत या इनपुट आधारित तरीके। इनपुट आधारित? हाँ, इनपुट आधारित। इसमें पहला है लाइन आइटम इंक्रीमेंटल हिस्टोरिकल बजटिंग। ये सबसे आम और शायद सबसे सीधा तरीका है। इसमें क्या होता है, पिछले साल के खर्च को आधार मानकर हर मद पर, मतलब हर लाइन आइटम पर थोड़ा बढ़ाकर बजट बना दिया जाता है। अच्छा, जैसे इंक्रीमेंट लगा दिया। हाँ, बस एक इंक्रीमेंट दे दिया। जैसे पिछले साल लाइब्रेरी पर 1 लाख खर्च हुआ, तो इस साल चलो 1.1 लाख रख दो। ये आसान है, पर जरूरी नहीं कि सबसे कुशल हो। क्यों? क्योंकि ये मान लेता है कि पिछला खर्च सही था, जो कि हमेशा जरूरी नहीं होता, है ना? हाँ, ये बात तो है। इसी में दूसरा है फॉर्मूला बजटिंग। इसमें एक तयशुदा सूत्र, एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से पैसा बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला है कि हर छात्र के पीछे स्कूल को 5,000 रुपए मिलेंगे, तो जितने ज्यादा छात्र उतना ज्यादा बजट। ये एक तरह से मानकीकरण लाने की कोशिश करता है, पर इसमें भी दिक्कत यह है कि जमीनी जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। समझ गई। ये तो हुए परंपरागत तरीके, और दूसरे कौन से? दूसरी श्रेणी है लक्ष्य या आउटकम उन्मुख तरीके। यहाँ फोकस इनपुट पर नहीं, आउटकम यानी नतीजों पर होता है। अच्छा, रिजल्ट्स पर। हाँ, रिजल्ट्स पर। इसमें पहला है प्रोग्राम बजटिंग। या बजट को अलग अलग कार्यक्रमों या गतिविधियों के हिसाब से आवंटित किया जाता है। ओके। जैसे
स्कूल ड्रॉप आउट कम करने का प्रोग्राम या विज्ञान शिक्षा सुधार प्रोग्राम। फोकस इस पर होता है कि कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे हों। ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस बजटिंग। ये प्रोग्राम बजटिंग से एक कदम और आगे है। कैसे? इसमें बजट सिर्फ कार्यक्रम के लिए नहीं मिलता, बल्कि उसके प्रदर्शन, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है। अच्छा, मतलब अच्छा काम करो तो ज्यादा पैसे? हाँ, कुछ वैसा ही। अगर कोई कार्यक्रम अच्छे नतीजे दे रहा है तो उसे शायद ज्यादा बजट मिले। खराब प्रदर्शन वाले का बजट कम भी हो सकता है। यहाँ पर वो CEA जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। ये दिलचस्प है। फिर एक है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम यानी PPBS। इसमें नाम से ही क्रम जाहिर है। पहले लंबी अवधि की योजना यानी प्लानिंग बनती है। फिर उसे हासिल करने के लिए कार्यक्रम यानी प्रोग्रामिंग तय होते हैं, और फिर उन कार्यक्रमों के लिए बजट यानी बजटिंग बनता है। इसमें फोकस क्या हासिल करना है पर ज्यादा होता है। अच्छा, और एक आखिरी तरीका भी था शायद, वो जीरो वाला कुछ? हाँ, बिल्कुल। तीसरा तरीका जो सबसे अलग है, एक नई शुरुआत। नई शुरुआत। हाँ, जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB। ये सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी है। क्यों? इसमें क्या होता है? इसमें हर साल हर कार्यक्रम या विभाग का बजट शून्य यानी जीरो से शुरू होता है। जीरो से? मतलब कोई पैसा नहीं। शुरू में नहीं, हर किसी को ये साबित करना पड़ता है कि उनका काम क्यों जरूरी है और उसके लिए पैसा क्यों मिलना चाहिए। पिछले साल कितना मिला था, इससे कोई मतलब नहीं। बाप रे, ये तो मुश्किल होगा। मुश्किल है, बिल्कुल। ये संसाधनों के सबसे कुशल उपयोग पर जोर देता है, लेकिन इसमें मेहनत और समय बहुत लगता है। हर बार आपको अपना वजूद साबित करना है। वाह, तो मतलब बजट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय करने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। पिछली लीक पर चलता है, कोई नतीजों पर ध्यान देता है और कोई हर बार नए सिरे से सवाल पूछता है। सही कहा। चलिए, अब भारत की बड़ी शिक्षा नीतियों और आयोगों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास तो जैसे खजाना है, कोठारी कमीशन 1964-66 से लेकर NCFTE 2009 तक। हाँ, काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इतनी सारी रिपोर्टें, कहाँ से शुरू करें? और इनमें से वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक है, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? शुरुआत करते हैं कोठारी कमीशन 1964-66 से। ये शायद आजादी के बाद शिक्षा पर बना सबसे व्यापक आयोग था। अच्छा। इसका शीर्षक ही था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ये साफ बताता है कि उस समय शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के एक बहुत महत्वपूर्ण औजार के रूप में देखा जा रहा था। हाँ, नाम से ही जाहिर है। और इसका वो त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो तो आज तक चर्चा में रहता है, कभी कभी विवादों में भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, त्रिभाषा सूत्र क्या था ये और इसका मकसद क्या वाकई पूरा हुआ? देखिए, ये बहुत चर्चित रहा। इसका मेन मकसद था राष्ट्रीय एकता बढ़ाना और देश के अलग अलग हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन, संवाद आसान करना। ठीक है। फॉर्मूला ये था, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, खासकर दक्षिण की कोई भाषा, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में उनकी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। सुनने में तो अच्छा लगता है। विचार तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसे लागू करने में दिक्कतें आईं, बहुत सारी। हिंदी राज्यों ने अक्सर तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत चुन ली। अच्छा। और कई गैर हिंदी राज्यों ने मतलब हिंदी को वो अहमियत नहीं दी जो सोची गई थी। तो वो जो राष्ट्रीय संवाद बढ़ाने का लक्ष्य था ना, वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, वो पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया। और ये आज भी एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जैसा आपने कहा। भाषा के अलावा और क्या खास था कोठारी कमीशन में? तब ये सुनिश्चित करना कि पिछड़े वर्गों, लड़कियों और ग्रामीण बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंचे। हाँ, ये जरूरी था। इसने प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने की बात की, विज्ञान और गणित को मजबूत करने पर जोर दिया, कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा को प्रासंगिक बनाने की वकालत की और परीक्षा सुधारों की भी बात की। इसकी कई सिफारिशें बाद की नीतियों की नींव बनी। अच्छा, इसके करीब 20 साल बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 और फिर 1992 में इसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA आया इसे लागू करने के लिए। हाँ, इस नीति की खास बात क्या थी? क्या इसने कुछ अलग कहा? NPA 1986 ने एक बड़ा वैचारिक बदलाव किया। इसने शिक्षा को सिर्फ एक सामाजिक जरूरत नहीं माना, बल्कि भविष्य के लिए एक निवेश, एक इन्वेस्टमेंट माना। इन्वेस्टमेंट। अच्छा। हाँ, इसने पूरे देश में एक समान 10+2+3 शिक्षा संरचना का प्रस्ताव रखा, जो आज तक चल रही है काफी हद तक। समानता पर इसका बहुत जोर था, खासकर महिलाओं,
SC, ST और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर। और वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल। वो इसी नीति की देन थी। मैंने इसके बारे में काफी सुना है। हाँ बिल्कुल। इरादा तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये जमीन पर उतना सफल रहा? बिल्कुल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड NPA 86 की एक प्रमुख पहल थी। लक्ष्य था देश के हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, जैसे 2 कमरे, 2 शिक्षक जिसमें एक महिला हो, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, कुछ खिलौने वगैरह। कागज पर यह बहुत अच्छा था और इससे तो सुधार हुआ भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी जटिल थी। कई स्कूलों में ये सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंची या फिर उनका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ। अच्छा। ये दिखाता है कि नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। उसमें बहुत चुनौतियां आती है। सही कहा। और क्या था NPA 86 में? इसने बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात की। ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा, जो काफी सफल भी रहे। हाँ, नवोदय विद्यालय तो हैं। दूरस्थ शिक्षा के लिए मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज खोलने पर जोर दिया और शिक्षा के व्यावसायीकरण की भी बात की। इसने कोठारी कमीशन की बात फिर से दोहराई कि शिक्षा पर GDP का 6% खर्च होना चाहिए। 6%? ये लक्ष्य तो शायद आज तक पूरा नहीं हुआ है। नहीं, ये लक्ष्य आज तक पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया है। हम उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं, पर पहुंचे नहीं हैं। POA 1992 ने फिर इन सब बातों को लागू करने का पूरा खाका खींचा, जिसमें डाइट्स यानी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और AICTE, NCTE जैसी संस्थाओं को मजबूती देना शामिल था। आपने कहा NPA 86 ने शिक्षा को निवेश माना। यहीं पर शायद वो आर्थिक सिद्धांत काम आते हैं जिनकी स्रोत करते हैं, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी और सिग्नलिंग थ्योरी। हाँ, ये एक अच्छा कनेक्शन है। क्या ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि शिक्षा का आर्थिक मूल्य क्यों है? क्यों एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा कमाता है? हाँ, ये दोनों सिद्धांत इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, पर अलग अलग तरीकों से। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी यानी मानव पूंजी सिद्धांत, ये कहता है कि शिक्षा वाकई व्यक्ति के कौशल, उसके ज्ञान और उसकी उत्पादकता को बढ़ाती है। जैसे एक इंजीनियर या डॉक्टर, वो अपनी ट्रेनिंग से ज्यादा कुशल बनते हैं, समाज के लिए ज्यादा मूल्यवान काम करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा वेतन मिलता है। सीधा हिसाब है। हाँ, इस नजरिए से शिक्षा सच में एक निवेश है जो व्यक्ति और समाज दोनों को बेहतर बनाता है। ठीक है। और दूसरी वाली? सिग्नलिंग थ्योरी। लेकिन सिग्नलिंग थ्योरी यानी संकेत सिद्धांत का नजरिया थोड़ा अलग है और दिलचस्प भी। अच्छा। ये कहती है कि हो सकता है शिक्षा सीधे तौर पर उत्पादकता उतनी ना बढ़ाती हो जितनी हम मानते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को ये संकेत देना, ये सिग्नल देना कि इस व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण पहले से मौजूद हैं। जैसे वो बुद्धिमान है, मेहनती है, अनुशासित है, तभी तो उसने इतनी मुश्किल डिग्री पूरी की। अच्छा। तो इस थ्योरी के मुताबिक डिग्री एक तरह का फिल्टर या लेबल बन जाती है जो अच्छे उम्मीदवारों को बाकियों से अलग करने में मदद करती है। मतलब शिक्षा खुद काबिलियत बनाने से ज्यादा काबिलियत का सिग्नल देती है। बाप रे। मतलब एक कहता है शिक्षा हमें काबिल बनाती है, दूसरा कहता है शिक्षा बस ये दिखाती है कि हम पहले से ही काबिल थे। हाँ, मोटे तौर पे यही फर्क है। ये तो बड़ा मौलिक सवाल है कि शिक्षा का असली काम क्या है? काबिलियत बनाना या सिर्फ उसे प्रमाणित करना? बिल्कुल। और शायद सच्चाई दोनों के बीच में कहीं है। शायद। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 के दशक में आया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। हाँ, NKC। इसका क्या एजेंडा था? इसका फोकस क्या था? NKC का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी था। भारत को 21वीं सदी का ज्ञान समाज यानी नॉलेज सोसाइटी बनाना। ज्ञान समाज? हाँ, इसका मानना था कि आने वाले युग में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति होगी। अर्थव्यवस्था ज्ञान पर आधारित होगी। इसने 5 क्षेत्रों पर फोकस किया, जिसे कभी-कभी पेंटागन अप्रोच भी कहा जाता है। पेंटागन अप्रोच क्यों? क्योंकि ये 5 स्तंभों पर आधारित था। ज्ञान तक सबकी पहुंच आसान बनाना, ज्ञान की नई अवधारणाओं को समझना, नए ज्ञान का सृजन करना, उस ज्ञान का समाज और अर्थव्यवस्था में अनुप्रयोग करना और बेहतर ज्ञान सेवा देना। एक्सेस, कॉन्सेप्ट्स, क्रिएशन, एप्लीकेशंस, सर्विसेज। अच्छा, ये 5 चीजें। और इसकी कुछ बड़ी सिफारिशें क्या थीं? कुछ बड़ी सिफारिशें थीं देश भर में लाइब्रेरियों का जाल बिछाना और उन्हें डिजिटल बनाना। इसके लिए एक नेशनल लाइब्रेरी मिशन का सुझाव था। बड़े पैमाने पर अनुवाद करवाना ताकि ज्ञान अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की बात थी। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, अंग्रेजी भाषा को पहली कक्षा से ही पढ़ाना, एक तेज रफ्तार वाला नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाना जिससे सारे विश्वविद्यालय और रिसर्च संस्थान जुड़ें, शिक्षा का अधिकार कानून लाना और व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को ज्यादा लचीला और व्यापक बनाना।
इसने उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव का सुझाव दिया था ना? वो एक सिंगल रेगुलेटर बनाने का IRHE। हाँ बिल्कुल, IRHE यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हाई एजुकेशन। जो UGC, AICT सबको रिप्लेस कर दे। ये तो बहुत बड़ा कदम होता। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रस्ताव था। मकसद था कि रेगुलेशन को सरल बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। क्यों? शायद इसलिए कि मौजूदा संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बदलना बहुत जटिल होता है। कई तरह के हित जुड़े होते हैं। ये दिखाता है कि बड़े अच्छे विचार भी कई बार राजनीतिक और नौकरशाही की बाधाओं में अटक जाते हैं। ये तो होता है। एनकेसी ने 1500 विश्वविद्यालय बनाने का लक्ष्य भी रखा था और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए NSSF यानी नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन बनाने का भी सुझाव दिया था। ये सब भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के विजन का हिस्सा थे। और इसी दौर में स्कूलों के लिए आई राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005। मैंने सुना है ये प्रोफेसर यशपाल की लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट से बहुत प्रभावित थी। हाँ बिल्कुल, NCF 2005 वाकई एक मील का पत्थर है शिक्षा के क्षेत्र में। इसका मुख्य संदेश क्या था? ये किस बारे में थी? ये इस बात पर केंद्रित थी कि बच्चों को कैसे सीखना चाहिए। इसका फोकस लर्निंग प्रोसेस पर था। ये रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से बहुत प्रेरित थी, जो मानते थे कि सीखना एक रचनात्मक और आनंददायी प्रक्रिया होनी चाहिए, बोझ नहीं। और इसका जो दार्शनिक आधार था वो था रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत। रचनावाद, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? सरल शब्दों में रचनावाद ये मानता है कि बच्चे वो खाली घड़े या खाली स्लेट नहीं है जिनमें हम ज्ञान भर दें। अच्छा। बल्कि वे अपने अनुभवों से, अपने सवालों से, आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करके खुद अपना ज्ञान रचते हैं। जैसे छोटे वैज्ञानिक होते हैं ना, खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं। हाँ, वैसे ही बच्चे सीखते हैं। ये उस पुरानी सोच जिसे व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म कहते हैं उससे अलग है। व्यवहारवाद मानता था कि बच्चों को रटाकर या इनाम सजा देकर सिखाया जा सकता है। NCF 2005 चाहता था कि पढ़ाई रटने पर नहीं बल्कि समझने, सोचने और करने पर आधारित हो। लर्निंग बाय डूइंग। इसके वो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, वो 5 सिद्धांत NCF 2005 का सार है। बिल्कुल। क्या है वो? पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर की जिंदगी से जोड़ो। दूसरा, रट्टा मारने की विधि से मुक्ति दिलाओ। तीसरा, सिलेबस को सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखो, उसके पार जाओ। चौथा, परीक्षाओं को ज्यादा लचीला बनाओ और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाओ, ना कि उसका अंत। और पांचवां, बच्चों में एक ऐसी पहचान विकसित करो जो लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ी हो, एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान। वाह। इसने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया, सभी बच्चों को शामिल करने वाले समावेशी माहौल की बात की और बहुभाषावाद यानी एक से ज्यादा भाषाओं को क्लासरूम में एक संसाधन की तरह देखने की वकालत की। इसने मूल्यांकन में अंकों की जगह ग्रेड लाने और 10वीं की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाने का सुझाव भी दिया था। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया पूरी तरह। हाँ, वो तो नहीं हुआ। पर सबसे बड़ी बात, इसने शिक्षक की भूमिका को बदल दिया। शिक्षक अब सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सीखने में मदद करने वाला एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर, ये तो सीखने सिखाने के तरीके में बड़े बदलाव की बात थी। पर इन विचारों को लागू करने के लिए शिक्षकों को भी तो तैयार करना होगा। उन्हें भी तो इस नई भूमिका के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। बिल्कुल सही सवाल। क्या इसके लिए भी कोई कदम उठाया गया? हाँ बिल्कुल। NCF 2005 के बाद इसी जरूरत को महसूस करते हुए NCF TE 2009 यानी शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अच्छा, NCF TE 2009। इसका लक्ष्य था ऐसे प्रोफेशनल और मानवीय शिक्षक तैयार करना जो NCF 2005 के विजन को क्लासरूम तक ले जा सकें, और साथ ही जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में आया था उसकी जरूरतों को भी पूरा कर सकें। तो इसने टीचर ट्रेनिंग में क्या बदलाव सुझाए? इसने BEd, MEd जैसे जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं उनके लिए नया करिकुलम सुझाया, जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर, स्कूल के अनुभवों पर ज्यादा जोर हो। इसने स्कूल इंटर्नशिप को बहुत महत्व दिया। कहा कि कम से कम 12 से 20 हफ्ते की इंटर्नशिप होनी चाहिए ताकि ट्रेनी टीचर क्लासरूम की हकीकत को ठीक से समझ सकें। ये तो जरूरी है। इसने ये भी माना कि टीचरों को सिर्फ नौकरी लगने से पहले ट्रेनिंग देना काफी नहीं है, उन्हें नौकरी के दौरान भी लगातार सीखते रहने की जरूरत है, जिसे कहते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट या CPD। हाँ बिल्कुल। और जो लोग टीचरों को पढ़ाते हैं यानी टीचर एडुकेटर्स, उनकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया। अच्छा। NCF TE 2009 ने मौजूदा टीचर एजुकेशन की जो समस्याएं थी उन्हें भी खुलकर सामने रखा।
जैसे ट्रेनिंग कॉलेजों का बाकी यूनिवर्सिटी सिस्टम से कटा होना, थ्योरी और प्रैक्टिस में तालमेल ना होना वगैरह। इसने टिस मुंबई जैसे संस्थानों के कुछ नए प्रयोगों की तारीफ भी की, जहां अलग तरह के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। तो कोशिश ये थी टीचर ट्रेनिंग सिर्फ डिग्री देने की एक रस्म न रह जाए, बल्कि वाकई में बेहतर शिक्षक तैयार करे जो बच्चों को रटाने के बजाय समझा सकें। बिल्कुल, वही NCF 2005 वाली सोच को आगे बढ़ाना। वाह। तो हमने देखा कि कैसे आज़ादी के बाद से लगातार कोशिशें हुई हैं। राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य से शुरुआत हुई, फिर शिक्षा को एक निवेश की तरह देखा गया, फिर ज्ञान समाज बनाने का सपना देखा गया, और फिर फोकस सीखने की प्रक्रिया को ही बदलने पर आया। ये तो एक लंबी यात्रा है। हाँ, ये एक बहुत लंबी और कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है, और ये यात्रा सीधी रेखा में नहीं चली है। हर नीति, हर आयोग ने अपने समय की चुनौतियों का हल ढूंढने की कोशिश की। त्रिभाषा सूत्र की जटिलता हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अधूरापन हो, या IRHE जैसे बड़े विचार का लागू न हो पाना, ये सब दिखाते हैं कि सुधार आसान नहीं होते। जमीन पर बदलाव लाना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन NCF 2005 जैसे दस्तावेज उम्मीद जगाते हैं कि हम कम से कम बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में सोच तो रहे हैं। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे पुराने विचार, जैसे कोठारी कमीशन की वो 6% GDP खर्च वाली बात हो, या NKC के कई सुझाव, वो आज भी नई शिक्षा नीति 2020 में किसी न किसी रूप में मौजूद है। ऐसा लगता है इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर हम सीखना चाहें। बिल्कुल, ये सारी नीतियां और रिपोर्टें एक दूसरे पर बनी हैं एक तरह से, और ये सब हमें उस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। कौन सा सवाल? वो सवाल जो प्रोफेसर यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन में उठाया था। क्या हम वाकई बिना बोझ के सीखने का माहौल बना पाए हैं? इतने सारे सुधारों, इतनी सारी नीतियों के दशकों बाद क्या आज स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे सीखने प्रक्रिया को एक बोझ की तरह महसूस करते हैं, या उसमें उन्हें आनंद और उत्सुकता मिलती है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वाकई बोझ कम हुआ है? हाँ, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज के इस गहन मंथन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों की गहराई में उतरने के लिए, केवल द डीप डाइव पर।